हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कछवा राजवंश या आमेर का इतिहास। उसमें हमने भगवंत दास यानी भारमल का अध्ययन किया। उसके बाद में हमने भगवंत दास का भी अध्ययन कर लिया था। भगवंत दास की कुछ बातें हमने जानी थी, जिनमें जैसे हम बात करें तो भगवंत दास महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के तीसरे शांति अभियान के रूप में गए थे। इसके बाद में जो चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1567-68 के मध्य, उसमें अकबर के साथ कौन थे? वो थे आपके भगवंत दास। भगवंत दास की एक पुत्री थी जिसका नाम था मानबाई। मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम या जहांगीर के साथ हुआ और उनकी जो संतान हुई उसका नाम था खुसरो। इसके बाद में आज हम बात करेंगे मान सिंह के बारे में। आज का हमारा बिंदु क्या रहेगा? आज का हमारा शासक क्या रहेगा? वो रहेगा मान सिंह। राजा मान सिंह। आज का शासक कौन है? तो आज का शासक है राजा मान सिंह। इसका जो शासन काल था वो बेटा आपके 1589 से शुरू होता है और 1614 ईस्वी तक राजा मान सिंह के क्या था? शासन किया था। जो राजा मान सिंह है, भगवंत दास के बाद में शासक कौन बने? तो भगवंत दास के बाद में शासक बनते हैं राजा मान सिंह। और राजा मान सिंह का जो शासन काल है वो 1589 से शुरू होता है और 1614 तक ये इसका शासन काल चलता है। अब इनके जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म 1550 ईस्वी में मौजमाबाद या मोमिनाबाद कहां पर हुआ था? आमेर में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 1550 ईस्वी में मौजमाबाद, जो कहां पर पड़ता है? आमेर में पड़ता है। मौजमाबाद या मोमिनाबाद, मौजमाबाद या मोमिनाबाद। राजा मानसिंह का जन्म 1550 ईस्वी में मौजमाबाद या मोमिनाबाद आमेर में होता है। अब देखो, यदि हम बात करें कि मुगलों की सबसे ज्यादा राजा के रूप में सबसे लंबी सेवा किसने की, तो राजा मानसिंह ने मुगलों की राजा के रूप में सबसे लंबी सेवा की थी। मुगलों की राजा के रूप में सबसे लंबी सेवा किसने की थी? तो वो आपके राजा मानसिंह ने की थी। लगभग 50 से 55 वर्षों तक राजा मानसिंह ने 50 से 55 वर्षों तक क्या की थी? मुगलों की सेवा की थी। अब देखो, इतने वर्षों तक इन्होंने मुगलों की सेवा की और अब यदि हम इनके छोटे मोटे सभी युद्धों को काउंट कर दे तो राजा मानसिंह ने कुल 67 युद्ध किए थे। कितने? कुल 67 युद्ध किए थे। अब देखो, इनके पास एक उपाधि है, इनके पास उपाधि है फरजंद की। अब फरजंद का मतलब होता क्या है? तो फरजंद का मतलब होता है पुत्र। और ये उपाधि इनको किसने दी थी? तो अकबर ने यह उपाधि दी थी। यह उपाधि किसने दी? अकबर ने फरजंद की उपाधि राजा मानसिंह को दी है। और फरजंद का मतलब होता है पुत्र। इसके बाद में फरजंद की उपाधि के साथ में अकबर के द्वारा मानसिंह को 7000 की क्या थी? मनसबदारी थी। राजा मानसिंह को अकबर के द्वारा 7000 की मनसब दी थी। अब देखो आगे बात करें। आगे हम बात करें तो जो राजा मानसिंह है उन्होंने कितने मुगल बादशाहों की सेवा की है? तो राजा मानसिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की है। इसमें सबसे पहले आ जाता है अकबर। अकबर भी राजा मानसिंह के समकालीन दिल्ली का शासक था। इसके बाद में शासक बनता है आपके जहांगीर। किसने? जहांगीर ने, जहांगीर की भी राजा मानसिंह के द्वारा सेवा की थी। अब देखो, जो मानसिंह है, राजा मानसिंह है, उनकी अकबर से जो पहली बार मुलाकात हुई थी वो बेटा आपके रतनपुरा में हुई थी। कहां पर हुई थी? रतनपुरा में हुई थी। अकबर से पहली बार, अकबर से राजा मानसिंह की जो पहली बार मुलाकात होती है वो रतनपुरा में होती है। इसके बाद में हम बात करें कि जो मानसिंह है वो अकबर के साथ सर्वप्रथम, मानसिंह अकबर के साथ सर्वप्रथम 1559 में रणथंबोर
अभियान में गया था। किसके विरोध में? तो गया था सुरजनहाड़ा। राजा मानसिंह की अकबर के साथ जो पहली मुलाकात होती है वो रतनपुरा में होती है, और राजा मानसिंह अकबर के साथ पहली बार 1559 ईस्वी में रणथंभौर अभियान में अकबर के साथ में गया था। ठीक है, और किसके विरोध में गया था? तो सुरजनहाड़ा के विरोध में गया। तो ये थे आपके राजा मानसिंह की कुछ प्रारंभिक बातें। अब देखो हम आगे बात करें तो जो राजा मानसिंह है वो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। किसके? अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल थे? अकबर के जो राजा मानसिंह था, यानी कछवा वंश का जो शासक है राजा मानसिंह, वो अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अब देखो अकबर के नवरत्न कौन कौन से हैं उनकी हम एक बार साथ में ही बात कर लेते हैं, वो नोट के रूप में लिख सकते हो। एक ट्रिक आती है बात बात में MDH। क्या आती है? बात बात में MDH। ये अकबर के नवरत्न है। सबसे पहले हम बात करें तो आता है भगवंत दास। इसके बाद में ए से बात, 3 यहां से है, 3 यहां से और 3 यहां से, बात बात में MDH। बी से आ जाएगा भगवंत दास, ए से आ जाएगा आपके अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। टी से हम बात करें तानसेन की, बी से हम बात करें बीरबल की, ठीक है, ए से हम बात करें अब्दुल रहीम खान खाना। कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना। टी से आ जाएगा टोडरमल, टोडरमल। इसके बाद में एम से आ जाएगा मान सिंह। डी से आ जाएगा दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। और एच से आ जाएगा हकीम हुकाम। कौन आ जाएगा? हकीम हुकाम। अब देखो कुछ किताबें जो है भगवंत दास नाम लिखकर क्या लिखती है? फैजी लिखती है। क्या लिखती है? फैजी लिखती है। और कुछ किताबें हकीम हुकाम ना लिखकर इसकी जगह लिखती है फकीर, इसकी जगह लिखती है फकीर अजीबुद्दीन। कौन लिखती है? फकीर अजीबुद्दीन। एक बार देख लीजिए जो अकबर के नवरत्नों में कौन था, तो कछवा वंश का जो शासक था राजा मानसिंह, वो अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अब अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे एक बार हम यही देख लेते हैं। बात बात में MDH। बी से भगवंत दास, लेकिन कुछ किताबें भगवंत दास को नहीं मानती हैं, वो फैजी लिखती है। ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, फिर बी से बीरबल है, ए से अब्दुल रहीम खान खाना है, टी से टोडरमल है, एम से मान सिंह, और डी से दो प्याजा यानी मुल्ला दो प्याजा, ऐसे हकीम हुकाम, लेकिन कुछ किताबें फकीर अजीबुद्दीन को भी मानती है। ये है बेटा अकबर के नवरत्न। इनको एक बार आप देख लेना। आगे हम बात करते हैं कि जो मानसिंह था वो शकल से, यानी शकल से कैसा था? काला था। मानसिंह कैसा था? शकल से काला था। तो मानसिंह शकल से काला था, तो अकबर ने इनको कहा था कि जब नूर बट रहा था तो तू कहां था? कि जब नूर बट रहा था तब तू कहां था? एक बार थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब नूर बट रहा था तो तब तू कहां था। तो ये किसने कहा था और किसके लिए कहा था? तो राजा मानसिंह के लिए कहा था अकबर ने। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं अकबर की कुछ, सॉरी इसकी क्या मानसिंह की बात करते हैं। तो मानसिंह जो थे उनको 3 जगह का सूबेदार बनाया जाता है। सबसे पहले इन्हें काबुल का सूबेदार बनाया जाता है। काबुल का सूबेदार बनाने के बाद में इन्हें बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। बिहार के सूबेदार के बाद में इनको जो है बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है, और इसके बाद में इन्हें दक्षिणी भारत का सूबेदार बनाया जाता है, या दक्षिणी भारत के अभियान में इनको भेजा जाता है, जहां पर एलिचपुरा महाराष्ट्र में जो है राजा मानसिंह की मृत्यु हो जाती है।
देखो हम देखते हैं सबसे पहले इनको काबुल का क्या बनाया गया, सूबेदार। काबुल का सूबेदार इनको बनाया जाता है 1585 में इनको बना दिया जाता है और 87 तक ये वहां पर रहते हैं। 1585 में काबुल का सूबेदार जो है राजा मानसिंह को बनाया जाता है और 1587 तक वो काबुल के सूबेदार रहते हैं। इसके बाद में इन्हें काबुल के सूबेदार के बाद में इनको बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। बिहार का सूबेदार। अब जो बिहार का सूबेदार है वो 1587 में से इनको बनाया जाता है और 1594 तक ये बिहार के सूबेदार रहते हैं। इसके बाद में तीसरा इनको सूबेदार बनाया गया वो बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। बंगाल का जो सूबेदार है वो 1594 में बनाया गया और इनको कब तक बनाया गया था, 1606 ईस्वी तक इनको बंगाल का सूबेदार बनाया गया। देखो ध्यान से समझना है इनको कि राजा मानसिंह को 3 जगह का सूबेदार बनाया गया। सबसे पहले काबुल का सूबेदार 1585 में बनाया गया और 87 तक बनाया गया। इसके बाद में बिहार का सूबेदार बनाया गया 1587 से 1594 तक। इसके बाद में बंगाल का इनको सूबेदार 1594 से 1606 ईस्वी तक इनको जो है यहाँ का सूबेदार बनाया गया। कहाँ का, बंगाल का। अब देखो जब इनको काबुल का सूबेदार बनाया गया और ये काबुल से वापस आ रहे थे, काबुल से वापस राजस्थान आ रहे थे या भारत में जब ये आ रहे थे तो इन्होंने लाहौर से ये आते समय राजस्थान के आमेर में एक कला को लेकर आते हैं और बेटा वो आपकी जो कला थी वो थी आपकी ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री को सबसे पहले ये कहां पर लेकर आए थे बेटा, राजस्थान के आमेर में लेकर आए थे। कहां से, जब ये काबुल से आ रहे थे, कहां पर, राजस्थान आमेर आ रहे थे, तो लाहौर से ब्लू पोट्री को कौन लेकर आता है आमेर में, राजा मानसिंह। ठीक है। अब देखो जो ब्लू पोट्री की कला है ये लाहौर में कहां से आई थी, तो ये पर्सिया ईरान से आई थी। कहां से आई थी बेटा, तो लाहौर में जो यह आई थी वो आई थी पर्सिया ईरान से यह आई थी। इसके कलाकार की हम बात करें तो इसका कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत। कहां के हैं, महू सिक्कर। जो कृपाल सिंह शेखावत है वो कहां के हैं, महू सिक्कर के। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के जादूगर हैं, यानी कि ब्लू पोट्री के महान कलाकार कौन है, कृपाल सिंह शेखावत, जो महू कहां के हैं, सिक्कर के। इसके बाद में हम बात करें कि ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल किसके समय था, तो वो कछवा वंश के जो शासक है राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड का जो स्वर्ण समय है और ब्लू पोट्री का बेटा क्या है, स्वर्ण काल है। अब देखो कुछ पोट्रियां और आती हैं जिसमें जैसे ब्लैक पोट्री है। ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, कोटा की है। इसके बाद में एक और आती है कागजी पोट्री। कागजी पोट्री थानागाजी अलवर की है। कहां की है, जो कागजी पोट्री है वो थानागाजी अलवर की है। अब देखो काबुल का सूबेदार था, काबुल से आते समय लाहौर से क्या लेकर आते हैं, ब्लू पोट्री कला को लाहौर से कहां पर लेकर, राजस्थान आमेर में लेकर आते हैं, कौन, राजा मानसिंह। इसके बाद में जो ब्लू पोट्री थी वो वास्तव में पर्शिया ईरान से कहां पर आई थी, लाहौर में आई थी। इसका प्रमुख कलाकार कौन है, यानी प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो है कृपाल सिंह शेखावत, जो कहां से थे, महू सिक्कर से थे। इनका ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल तो राजा मानसिंह के समय का है। इसके बाद में ब्लैक पोट्री कोटा की है और कागजी पोट्री कहां की है बेटा, वो थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में एक और आता है उस्ता कला। तो उस्ता कला भी बेटा लाहौर से कहां पर आई थी, बीकानेर में आई थी। कौन सी है, उस्ता कला। जो उस्ता कला है वो कहां से आई थी, लाहौर से राजस्थान में कहां पर आई थी, बीकानेर। अब ये क्या है, जो उस्ता कला है वो ऊंटों पर किए जाने वाली एक कलाकृति है। ऊंटों पर की जाने वाली क्या है, कलाकृति।
ऊंटों पर की जाने वाली है कलाकृति क्या है, वो है बेटा आपके उस्ता कला। इसके बाद में देखो आगे बात करते हैं। काबुल का सूबेदार बनाया गया, इसके बाद में इनको बिहार का सूबेदार बनाया गया। जब इनको बिहार का सूबेदार बनाया गया तो ये क्या करते हैं बेटा, उड़ीसा विजय करते हैं। जब इनको बिहार का सूबेदार बनाया गया, कब, 1587 से 94 के बीच इनको बिहार का सूबेदार बनाया गया। उस समय इन्होंने उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। किस पर, उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। अब जो उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी वो की थी बेटा आपके 1592 ईस्वी में। कहां पर, 1592 ईस्वी में। तो बिहार का सूबेदार बना उस समय की प्रमुख बात जो है, प्रमुख जो विशेषता है राजा मानसिंह की, वो यही है कि इनको जब बिहार का सूबेदार बनाया गया उस समय 1592 ईस्वी में इन्होंने उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद में जो राजा मानसिंह है वो कहाँ के सूबेदार बनते हैं बेटा, बंगाल के सूबेदार बनते हैं। और बंगाल में इनको 3 बार सूबेदारी का जो है क्या दिया गया, भार दिया गया। बंगाल में इनको 3 बार सूबेदारी का भार दिया गया। और इनका जो बंगाल में सूबेदारी का समय है वो 1594 से 1606 ईस्वी तक इनको बंगाल का सूबेदार बनाया गया। और बंगाल में इनको 3 बार सूबेदारी का क्या दिया गया, पद दिया गया। इसके बाद में देखो इनको 3 बार बंगाल में सूबेदारी का पद दिया गया। और इन्होंने बंगाल के शासन को सामान्य या सरल बनाने के लिए बंगाल को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, बंगाल को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया और खुद के ही नाम पर बांट दिया। किसके, राजा मानसिंह ने खुद के ही नाम पर बंगाल को 3 भागों में बांट दिया। इसमें वीर, मान और सिंह। इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें वीर, ठीक है, वीर, मान और एक आपता है सिंह, यानी कि वीर भूमि, मान भूमि, इसके बाद में सिंह भूमि। ठीक है, यह वीर भूमि, मान भूमि, सिंह भूमि। यानी कि राजा मानसिंह ने बंगाल को शासन की दृष्टि से सामान्य या सरल बनाने के लिए 3 भागों में बांट दिया, खुद के ही नाम पर वीर भूमि, मान भूमि और सिंह भूमि। अब देखो बंगाल का 3 बार सूबेदार बनाया गया, 3 भागों में बंगाल को बांट दिया। और यहां पर राजा मानसिंह के 3 पुत्र मारे गए। ठीक, किसके, 3 पुत्र मारे गए, जिनमें इसका जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था जगत सिंह। कौन था, जगत सिंह। जगत सिंह की याद, इसका बड़ा पुत्र जगत सिंह कहां पर मारा गया है, बंगाल में मारा गया। तो इसकी माता थी, उसका नाम था आपके जगत सिंह की माता या फिर राजा मानसिंह की पत्नी का क्या नाम है, कनकावती। कनकावती ने आमेर में जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान से सुनना कि जो आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। किसका, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखो ये अपना राजस्थान है और राजस्थान में उस समय है राजा मानसिंह। शासक कौन है, राजा मानसिंह। ठीक है, इनको शासक कब बने हैं, 1589 में बने। तो इनके ये जब कहां के, बंगाल का सूबेदार था कौन, राजा मानसिंह। जब बंगाल का सूबेदार था उसी समय इनके पिता की क्या होती है, मृत्यु होती है। बंगाल का सूबेदार कब बना दिया गया है इनको, सॉरी बिहार का सूबेदार। जब इनको बिहार का सूबेदार बनाया गया था उस समय ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब दूसरी बार इनको बिहार का सूबेदार बनाया गया उस समय इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। कब, इनको 87 में बनाया गया और उनके पिता की जो मृत्यु हुई थी वो 89 में हुई थी। और शासक कब बने, 89 में बने। तो इन्होंने पहली बार जो अपना राज तिलक करवाया था वो कहां पर करवाया था, बिहार में करवाया था। बिहार में पहली बार
राज तिलक पहली बार इन्होंने कहां पर करवाया है? बिहार में करवाया। अब देखो जयपुर का शासक कौन है? राजा मान सिंह है। अब जयपुर का भी शासन संचालित करना है, साथ में इनको बंगाल का सूबेदार बनाया गया है, तो बंगाल का भी शासन संचालित करना है। अब देखो इतना बंगाल बहुत दूर है और जयपुर बहुत दूर है। अब इतनी दूरी होने के कारण दोनों जगह का यदि शासन स्थापित करना हो तो ऐसी जगह रहो तो दोनों जगह वहां से आपके पास में पड़ती हो। तो इन्होंने कहां पर रहा था? तो ये रहे थे बेटा आपके अजमेर में। अजमेर में रहकर राजा मानसिंह ने जो है आपके बंगाल का शासन का जो है संचालन किया था। अब देखो आगे हम बात करें। शासक कौन है? राजा मानसिंह। अब देखो शासक कौन है? कछुआ वंश का इस समय शासक कौन है? राजा मानसिंह। अब देखो जब ये बंगाल का सूबेदार थे, कौन? राजा मानसिंह बंगाल के सूबेदार थे। उस समय पूर्वी बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था केदार। कौन था? केदार। पूर्वी बंगाल का शासक था केदार। केदार के साथ राजा मानसिंह का युद्ध होता है और केदार को पराजित कर देता है। कौन? राजा मानसिंह। तो केदार को पराजित करता है कौन? राजा मानसिंह। अब देखो जो पूर्वी बंगाल का शासक है केदार को पराजित करता है राजा मानसिंह। और केदार के पास में एक माता थी, उस माता का नाम था शिला माता। कौन सी माता थी? तो पूर्वी बंगाल का शासक है केदार, उसके पास में एक माता की मूर्ति थी जिसका नाम है शिला माता। इसको पराजित करता है और शिला माता की मूर्ति को राजा मानसिंह कहां पर ले आता है बेटा? आपके आमेर ले आता है। और आमेर में जो है शिला माता का जो है मंदिर बनवाता है और शिला माता की मूर्ति को आमेर में स्थापित कर देता है। अब जो शिला माता है वो आमेर का कछुआ वंश है, उनकी क्या है बेटा? आराध्य देवी। ध्यान रखना है जो कछुआ राजवंश की आराध्य देवी आपकी शिला माता है, जबकि इनकी कुल देवी है जमुआई माता। कुल देवी कौन है? जमुआई माता। अब देखो आगे बात करें। जब राजा मानसिंह शासक हैं जयपुर के, उस समय इनके समकालीन शासक कौन है? अकबर है। और अकबर के बाद में जो शासक बना वो बना था बेटा आपके जहांगीर। जहांगीर के समकालीन भी कौन थे? राजा मानसिंह थे। इन्होंने दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी, एक तो अकबर है और एक राजा मानसिंह। अब देखो अकबर ने 1582 ईस्वी में एक धर्म की स्थापना की, यह धर्म चलाया जिसका नाम था दीन ए इलाही। ये धर्म किसने चलाया है? तो ये धर्म चलाया है बेटा अकबर ने। अकबर ने यह धर्म चलाया है। कब चलाया? 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म को चलाया गया। इसमें हम बात करें इसका प्रधान पुरोहित कौन था? तो इसका प्रधान जो पुरोहित था वो था आपके इसका जो प्रधान पुरोहित था अबुल फजल। राजा मानसिंह के समय दीन ए इलाही धर्म कौन चलाता है? अकबर चलाता है 1582 ईस्वी में। इसका जो प्रधान पुरोहित था उसका नाम था आपके अबुल फजल। अब देखो आगे बात करें। और एकमात्र हिंदू कौन था? इसको अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था बेटा आपके बीरबल। कौन था? एकमात्र हिंदू जिसने इस धर्म को अपनाया वो था आपके बीरबल। अब देखो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अकबर का सबसे विश्वसनीय कौन था, यानी कि राजस्थान में अकबर का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति कौन था, तो अकबर का सबसे विश्वसनीय था बेटा आपके मानसिंह। अकबर का सबसे विश्वसनीय कौन था? मानसिंह था। यदि इसके बाद में बात की जाए कि अकबर के बाद में शासक कौन बनता है, तो अब बनता है आपके जहांगीर। तो जहांगीर का विश्वसनीय कौन था? तो जहांगीर का विश्वसनीय था बेटा बीकानेर के राय सिंह। कौन थे? बीकानेर शासक थे आपके राय सिंह, वो जहांगीर की विश्वसनीय थे। अकबर के विश्वसनीय राजा मानसिंह थे और जहांगीर के विश्वसनीय थे बीकानेर शासक राय सिंह। इसके बाद में देखो आगे हम बात करते हैं 1606।
देखो 1606। अभी हमने बात की है कि इनको बंगाल का सूबेदार बनाया गया था 1606 तक। राजा मानसिंह को 1606 तक जो है बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है। इसके बाद में देखो जो अकबर था, इसके समकालीन शासक अकबर। अकबर के बाद में जो आपके मुगल बादशाह बनता है वो बनता है आपके बेटा सलीम या जहांगीर। कब? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में जो मुगल बादशाह बनता है, अकबर के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है सलीम या जहांगीर। अब देखो सलीम या जहांगीर का एक विवाह हुआ था आपके भगवंत दास की पुत्री मानबाई के साथ। उसके एक पुत्र हुआ था मानबाई। इधर ले लेते हैं हम। भगवंत दास की एक पुत्री थी जिसका नाम था मानबाई। मानबाई के साथ में विवाह हुआ इसका, और इसके बेटा खुसरो हुआ था। कौन हुआ था? खुसरो। और इसका जो एक विवाह हुआ था वो हुआ था जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई के साथ। किसके? जगत गुसाई के साथ होता है। इसके बेटा होता है, इसके खुसरो हुआ है तो यहां पर होगा बेटा खुर्रम। खुर्रम या शाहजहां। अब देखो अकबर के बाद में शासक कौन बना? सलीम या जहांगीर 1605 ईस्वी में शासक बनता है। तो खुसरो ने 1606 ईस्वी में, 1605 में जहांगीर बना, और 1606 ईस्वी में जो जहांगीर का पुत्र था कौन? आमेर वाला, यानी कि आमेर वालों का भांजा, यानी कछुआ वंश का जो भांजा था कौन? खुसरो। उसने 1606 ईस्वी में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जब इसने विद्रोह किया तो आमेर का शासक है बेटा राजा मानसिंह। राजा मानसिंह ने किसका सहयोग किया? तो खुसरो का सहयोग किया। जब इसने खुसरो का सहयोग किया, जब राजा मानसिंह ने खुसरो का क्या किया? सहयोग किया, तो राजा मानसिंह को जहांगीर के द्वारा जो है दक्षिणी भारत का क्या बना दिया गया? दक्षिणी भारत के अभियानों पर भेज दिया गया। यानी कि सूबेदार बनाकर दक्षिणी भारत के अभियानों पर किसको भेज दिया? राजा मानसिंह को। राजा मानसिंह ने यह गलती की कि इनका जो भांजा था, यानी कि आमेर वालों का जो भांजा था खुसरो, उसने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरोध में क्या किया? विद्रोह किया था। किसको लेकर? गद्दी को लेकर विद्रोह किया था। उसका सहयोग किसने किया था बेटा? राजा मानसिंह ने। क्योंकि ये आमेर वालों का भांजा लगता है, इस कारण इन्होंने खुसरो का सहयोग किया। जैसे ही इन्होंने खुसरो का सहयोग किया, मानसिंह ने इसको दक्षिणी भारत का सूबेदार बनाकर दक्षिणी भारत के अभियानों में भेज दिया गया। जब इसको दक्षिणी भारत के अभियानों में भेज दिया गया राजा मानसिंह को, तो वहीं एलियचपुरा महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर? एलियचपुरा। एलियचपुरा महाराष्ट्र। एलियचपुरा महाराष्ट्र में मानसिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहां तक काबुल का सूबेदारी पद से मानसिंह का इतिहास शुरू होता है, और जो है दक्षिणी भारत के अभियान पर आकर खत्म हो जाता है। बेटा ये थी आपके मानसिंह की बातें। अब देखो मानसिंह की कुछ अन्य अत्यधिक बात करें, हम एक्स्ट्रा बात करें कि मानसिंह के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहा करते थे, कि मानसिंह का राज्य कवि कौन था, उनकी हम बातें करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके दरबारी विद्वानों की। इनके दरबारी विद्वानों की बात करते हैं कि इनके दरबारी विद्वान कौन कौन से थे और उन्होंने किस किस की रचना की थी। सबसे पहले आता है बेटा आपके मुरारी दास। मुरारी दास ने मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। इसकी मान प्रकाश। मुरारी दास ने क्या लिखा था? इनके दरबार में मुरारी दास रहा करते थे जिन्होंने लिखा था मान प्रकाश। इसके बाद में है जगन्नाथ। जो जगन्नाथ था उन्होंने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली
ध्यान रखना है कि मानसिंह कीर्ति मुक्तावली किसने लिखा था। जो मानसिंह कीर्ति मुक्तावली है वो मानसिंह के दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिनका नाम था जगन्नाथ। जगन्नाथ ने यह लिखा था। इसके बाद में है दलपत राज। दलपत राज ने क्या लिखा था? तो दलपत राज ने पत्र प्रशस्ति लिखी थी एक। दलपत राज ने पत्र प्रशस्ति लिखी थी। इसके बाद में पवन पश्चिम। दलपत राज ने पत्र प्रशस्ति लिखी थी, साथ में पवन पश्चिम किसने लिखी थी? वो इन्होंने लिखी थी। और इन्हीं के समकालीन यानी राजा मानसिंह या अकबर के जो समकालीन थे वो कौन थे? आपके दादू दयाल। दादू दयाल जो कवि थे वो अकबर व राजा मानसिंह के कहते बेटा समकालीन थे। इसके बाद में देखो अकबर इसका राजा मानसिंह का दरबारी कवि कौन था? यानी कि राज्य कवि कि दरबारी कवि कौन था? तो वो था बेटा आपके कवि हप्पा बारट। राजा मानसिंह का दरबारी कवि कौन था? तो कवि हप्पा बारट इनका दरबारी कवि था। अब देखो इनकी कुछ और बातें करें तो राजा मानसिंह ने अकबर नगर बसाया था। कौन सा? अकबर नगर किसने बसाया था? और राजा मानसिंह ने अकबर नगर बसाया था जिसका वर्तमान में नाम क्या है बेटा? राजनगर। वर्तमान में नाम क्या है? राजनगर। बिहार में इन्होंने मालपुरा कस्बे की स्थापना भी की थी। बिहार में किसकी की थी? बिहार में मालपुरा कस्बे की स्थापना की थी। इसके बाद में राजा मानसिंह ने बेराट में पंचमहल बनवाए थे। बेराट में क्या बनवाए थे बेटा? पंच महल बनवाए थे। पुष्कर में मान पैलेस। पुष्कर में मान पैलेस किसने बनवाए थे? तो वो राजा मानसिंह के द्वारा बनवाए गए थे। इसके बाद में वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा मानसिंह ने बनवाया था। वृंदावन में गोविंद देव जी। अब देखो किसी के मन में डाउट उत्पन्न हो जाएगा कि जो वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो वृंदावन में गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो राजा मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन इसके बाद में एक शासक हुए हैं जिनका नाम है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के द्वारा जो वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर था उसे कहां पर लाया गया? जयपुर लाया गया। तो जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर की स्थापना की थी वो सवाई जयसिंह ने की थी। जबकि जो वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया था वो राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था। बाद में सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर की स्थापना की गई थी। इसके बाद में 1612 ईस्वी में रामगढ़ किला, जो रामगढ़ किला है, जम्मू रामगढ़ का किला है, 1612 ईस्वी में उसकी स्थापना किसने की थी बेटा? उसका निर्माण राजा मानसिंह के समय ही हुआ था। इससे पहले 1592 ईस्वी में आमेर के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो बेटा राजा मानसिंह ने करवाया था। किसने? राजा मानसिंह ने करवाया था। इसके बाद में जो शासक बना वो बेटा आपके बना था भाव सिंह। यानी कि राजा मानसिंह के बाद में जो शासक बनता है वो बेटा भाव सिंह बनता है। और भाव सिंह का जो समय था वो 1614 से 1621 ईस्वी तक का है। किसका पुत्र था? तो राजा मानसिंह का। राजा मानसिंह का पुत्र था और इसकी शीघ्र क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। राजा मानसिंह का पुत्र कौन था? भाव सिंह ये शासक बनता है और इसकी 1612 ईस्वी में 1614 से 1621 तक ये शासक बनता है और राजा मानसिंह का पुत्र था और इसकी शीघ्र क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो राजा मानसिंह था। यानी कि विशेष रूप से आज का जो हमारा टॉपिक था वो राजा मानसिंह था। आज हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं। इसके बाद में जो हमारी कक्षा होगी यानी कि इसके अगली वाला जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट कक्षा में हम पूरा करेंगे।